मधेपुरा के दर्शन परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, मेरे पूर्व के सभी वक्ता और संचालक महोदय, समय काफी हो चुका है और भारतीय शिक्षा व्यवस्था कल, आज और कल पर मुझे अपनी बात रखनी है। जो बीता हुआ कल है या जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको समझने या जानने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी उपनिषद की आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये वो कहानी है जिसे हम सब ने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, अपने उच्च विद्यालय के छात्र जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं जरूर पढ़ी है। यह कहानी है नचिकेता की। हम सबको याद है कि उस कहानी में नचिकेता के पिता एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें ये आवश्यक है कि वो अपनी प्रिय वस्तुओं को दान में दें, लेकिन यज्ञोपरांत उन्हें लगता है दान के समय में कि कुछ अच्छी गायें जो हैं उन्हें बचा भी लेना चाहिए, यदि वो बच जाती हैं तो बेहतर होगा। नचिकेता ये देखते हैं कि उनके पिता बूढ़ी और जो काम लायक गायें नहीं है उनको दान में दे रहे हैं। नचिकेता पिता के समक्ष पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि देखिए, आपका सबसे प्रिय मैं हूं, मुझे आप किसी को दान में दे दें, इन बूढ़ी गायों को दान में क्यों दे रहे हैं। पिता एक दो बार उनकी बात की अनदेखी करते हैं और फिर बाद में थोड़े नाराज होकर कहते हैं कि जा, तुझे यमराज को दान में दिया। आपको कहानी याद होगी कि जब नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं तो यमराज कहीं बाहर गए हैं, शायद निकले होंगे, बहुत सारे लोगों का हिसाब उनको करना रहता है। 3 दिन बाद लौट कर आते हैं, नचिकेता उनकी प्रतीक्षा में है। जब वो आते हैं तो इनसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। जो अंतिम वरदान है उसमें नचिकेता, जो एक भारतीय ज्ञान परंपरा से निकले हुए बच्चे थे, उन्होंने नचिकेता ने यमराज से जीवन के बाद रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट की। बहुत टाल मटोल किया यमराज ने, लेकिन फिर उन्हें बारहट के सामने बातें स्पष्ट करनी पड़ी। मैं ये कहानी भारत की उस शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए केवल आपके समक्ष रख रहा हूं कि हम यह जान सकें कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारी संस्कृति प्रवाह का अभिन्न हिस्सा है, उसमें किस तरह की व्यवस्था थी, कैसी शिक्षा व्यवस्था थी जिससे नचिकेता जैसे पात्र गढ़े जा रहे थे। वह नचिकेता जो सही और गलत का निर्णय स्वयं करने में सक्षम है। इस कहानी में गुरु उसको आदेश या निर्देश नहीं देते कि तुम्हारे पिता वो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें रोको जाकर। वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है और सही और गलत का पता स्वयं लगा सकता है। अगले ही क्षण पिता के आदेश का पालन करता है और यमराज के सामने बैठकर भी सीखने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा की बलि नहीं चढ़ा देता। हमको और आपको पता लग जाए कि कल यमराज से भेंट होनी है तो आज से ही जानने की तमाम प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन भारत की उस शिक्षा व्यवस्था से निकला हुआ एक ऐसा किशोर या बच्चा जो यमराज के सामने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो ताकत है वो है गुरु शिष्य संवाद। गुरु शिष्य संवाद इसलिए भी ताकि गुरु शिष्य के मन में उठने वाली आशंकाओं दूर कर सके। दूसरी तरफ आप याद करें उद्वेलक और श्वेत केतु का वह प्रकरण, जब श्वेत केतु वापस आते हैं 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके और प्राचीन शाल के आश्रम से वापस आते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने तो सब कुछ जान लिया, अब जानने को बचा ही क्या है। जिसे आप यहाँ सूर्य कुमार झा जी मुझे दिख रहे हैं, उनकी भाषा में कहूं तो उसे वो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो जो उनकी श्वेत केतु का जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ साफ उद्दालक को ये संदेश प्रेषित कर रहा है कि मैं सब कुछ जान गया, अब मेरे लिए कुछ जानने को है नहीं। यानी अहमक होने का एक भाव, सर्वज्ञ होने का जो भाव उनमें बैठता है, वह उद्दालक को परेशान करता है। क्योंकि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है
जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया में शामिल रहना है। इसलिए उद्दलक जो पिता भी हैं और गुरु भी हैं, वे श्वेत केतु के सामने कुछ सवाल रखते हैं, जिससे आज के आप शिक्षा मनोविज्ञान के लर्निंग बाय डूइंग की संकल्पना का भी पता लगा सकते हैं। वे कुछ सवाल उनके सामने रखते जाते हैं, कुछ कराते जाते हैं, और अंत में आपको याद होगा कि जब वो कहते हैं कि इस बीज को तोड़ो, इसमें क्या देखते हो, जब श्वेत केतु कहते हैं कि कुछ भी नहीं, तब वो बता पाते हैं कि जिसकी संपूर्ण सृष्टि तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन इस बीज के भीतर क्या है ये तुम नहीं देख पाते। यही तो है जिसकी खोज हमें करनी चाहिए या हम कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह जो संवाद है, या शिष्य में जो गलत धारणाएं या भावनाएं आ गई हैं, उसको परिमार्जित करने का काम भी गुरु को करना है। आज की शिक्षा व्यवस्था की तरह नहीं कि हम तमाम गुरु अपने सफल शिक्षार्थियों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और असफलों को एक किनारे धकेल देते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में असफलों की भी जिम्मेदारी स्वीकार करने की शक्ति रही है। यह वह परंपरा रही है, चाहे आप जो कुछ कह लीजिए, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा भले ही काट लिया, लेकिन आप इस शक्ति से इनकार नहीं कर सकते कि एक गुरु की प्रतिभा में इतनी ताकत थी कि वह एकलव्य तैयार कर सकता था। हमारे जिंदा विश्वविद्यालयों में ऐसी इतनी ताकत है या नहीं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा संस्थान यह दावा नहीं कर सकता कि वह अपने सभी को एक जैसा बनाकर बाहर निकालता है। ये संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्तिगत विभेद हैं, जो व्यक्ति से व्यक्ति प्राकृतिक भिन्नता है, उसका असर निश्चित ही शिक्षा पर दिखाई देता है, या उसका एहसास हमें होता है। यह जो हमारा प्राचीन काल है, जिससे हम संवाद, सामाजिक व्यवस्था है, समाज इसकी जिम्मेदारी लेता है। किसी गुरुकुल में, किसी आश्रम में, किसी राजा का, किसी मकतब मदरसे में किसी बादशाह का आदेश नहीं चलता, बल्कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस स्वायत्तता की बात करती है, ये स्वायत्त संस्थाएं दिखाई दे रही हैं और समाज निर्मित संस्थाएं हैं। समाज की ये जिम्मेदारी है कि गुरुकुल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अच्छा जीवन मिले। इसलिए जब शिक्षार्थी भिक्षाटन के लिए अपने समाज में जाते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि उन्हें भिक्षा चाहिए, बल्कि गुरु ये चाहते हैं कि वे लोग जो अपना घर छोड़कर इन गुरुकुलों में आए हुए हैं, उनका समाज से नियमित संपर्क नहीं टूटना चाहिए। वो ये जान सके कि समाज में किस तरह की घटनाएं, किस तरह का कृषि कार्य, किस तरह के कौशल व्याप्त हैं, किस मिजाज के मनुष्य हैं। लोगों की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, उसको वो जान और समझ सकें, और समाज यह जिम्मेदारी स्वीकार करे कि चूंकि ये लोग समाज की बेहतरी के लिए अध्ययन अध्यापन के कार्य में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें बेहतर जीवन मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप यदि अपने बचपन के प्राथमिक विद्यालयों को याद करें, जिन्हें ग्रांटिंग एड के कारण सरकार की या ब्रितानी सरकार की सहायता थोड़ी बहुत जरूर मिलती थी, लेकिन उसकी स्थापना उस गांव के ऐसे लोगों ने भी की जिनको कभी काले अक्षर से भेंट भी नहीं हुई थी। किसी ने जमीन दी, किसी ने अपनी श्रम दान किया, किसी ने बांस खर पतवार जो कुछ भी उनके पास था दिया, और अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा एक सामाजिक विषय रही है और उसकी स्वायत्तता की पहचान रही है। लेकिन जब औपनिवेशिक शिक्षा की तरफ हम बढ़ते हैं, विभिन्न भाषाएं हमारे यहाँ रही हैं। वैदिक शिक्षा संस्कृत में है, तो बौद्ध शिक्षा पाली में, जैन शिक्षा प्राकृत में, संगम शिक्षा तेलुगु में, हमारी मध्यकाल की शिक्षा अरबी और फारसी में। तो अलग अलग कालखंडों में माध्यम भाषाएं भी अलग अलग रही। इसीलिए अंग्रेज जब यहाँ आए और उन्होंने धीरे से भारतीय शिक्षा में हस्तक्षेप किया, तो उसकी अनुगूंज बहुत दूर तक सुनाई, क्योंकि वह इतनी सोची समझी साजिश थी उनकी, जिसके तहत उन्होंने भारतीय संस्कृति से भारतीय शिक्षा को इसलिए काटा ताकि वे जिस तरह का मन बनाना चाहते थे भारतीयों का, उस तरह का मन तैयार कर सके। बौद्ध शिक्षा वो पहली शिक्षा व्यवस्था है मेरी दृष्टि में जिसने सबके लिए अपने द्वार खोले। आज जिसे हम सार्वजनिक शिक्षा कहते हैं, सबके लिए सुलभ शिक्षा कहते हैं, उसके द्वार तो कम से कम इस राज्य में आज से 2500 पहले खुल चुके थे, जो सबके लिए उपलब्ध था। आज जिसे हम डे स्कॉलर संस्थाएं कहते हैं कि आप गए और पढ़कर वापस लौटे, इसकी भी शुरुआत मैं जितना इतिहास को
पढ़ा समझा हूं और जितने तथ्यों को जान पाया हूं उसके आधार पर कह सकता हूं कि एक वैकल्पिक पाठचर्या और स्थानीय भाषा पाली के साथ और जन से जुड़ी हुई शिक्षा की शुरुआत बौद्ध शिक्षा ने निश्चित तौर पर की थी, जो आज अपने विविध रूपों में भारत के बाहर और भारत में भी प्रचलित है। लेकिन अब वो मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, लेकिन हमें उस शिक्षा से भी बहुत कुछ जानने और सीखने की आज भी आवश्यकता है। लेकिन हमें तो यह सिखाया गया कि भारतीय शिक्षा में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जाना और पढ़ा जा सके। एक बेचारा कमजोर आदमी मैकाले, उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के हम शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी उसी की गर्दन हलाल करते रहते हैं, मैकाले की शिक्षा, मैकाले की शिक्षा। भाई मैकाले की शिक्षा ये केवल नहीं थी, और मैकाले दोषी नहीं था। 73 साल इस देश को आजाद हुए, 73 साल में नहीं, इन 200 वर्षों में मैकाले की हड्डियां गल गल गई होंगी, लेकिन उसकी छवि में फिर इतनी ताकत है कि आज भी हम अपनी शिक्षा का भारतीयकरण नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी। मैकाले के आने के पहले आप याद करिए, कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। गिल क्राइस्ट धर्म के नाम पर भाषाओं के विभाजन की रणनीति शुरू कर चुके हैं। उसका यहाँ की प्राच्य भाषाओं में विभाजक रेखा खींची जाने लगी है। 1813 में चार्टर एक्ट आता है और उसमें 1 लाख रुपए भारतीय भाषा और ज्ञान विज्ञान पर खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। उस पर विवाद शुरू होता है कि कौन सी भाषा और कौन सा ज्ञान विज्ञान। कंपनी में काम करने वाले लोग 3 हिस्से में बंट जाते हैं। एक का कहना है कि जो भारत की प्राच्य भाषाएं हैं, संस्कृत, अरबी, फारसी में जो प्रचलन है उसको दिया जाए। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और इस ज्ञान विज्ञान के साथ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। एक तीसरा वर्ग भी है जिसकी अनुगूंज हम लोगों ने कभी सुनने की कोशिश नहीं की, और वो ऐसा पक्ष था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मियों का जो देशी भाषाओं के पक्ष में खड़ा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब देशी भाषा में शिक्षा की बात करती है तो इसके तार वहां से भी जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि यह आवाज उस समय नहीं सुनी गई थी। इसे हम आज भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद के रूप में पढ़ते हैं। जबकि आप सबको पता होगा कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और जोहन जेसुआ केटलर ने पहली बार हिंदुस्तानी ग्रामर और 1744 में फादर बेंजामिन सुलजे ने हिंदुस्तानी ग्रामेटिका लिखी, तो उसमें देवनागरी नागरी लिपि की चर्चा की। यानी ऐसी भाषा थी जो नागरी लिपि में लिखी जा रही थी और जिसे जाने बिना डच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम नहीं चलने वाला था। 1813 से 23 से 1833 के बीच एडम्स, एलिफिंस्टन, मुनरो की जो रिपोर्ट है कलकत्ता प्रेसिडेंसी की, मुंबई प्रेसिडेंसी की या मद्रास प्रेसिडेंसी की, वो बताती है कि यहाँ देशज शिक्षा की बेहतर व्यवस्था थी। 15 छात्रों पर एक गुरु उपलब्ध थे, स्थानीय भाषा में उसकी पढ़ाई लिखाई होती थी। तो भारत के पास जो शिक्षा व्यवस्था थी, इस अंग्रेजी व्यवस्था को कायम करने के लिए उसकी जड़ें काटनी थी। लेकिन उसकी जड़ें सिर्फ अंग्रेज तो काट नहीं सकते। राजा राम मोहन राय जी और डेविड हेयर ने मिलकर 1815 में, आप सब जानते हैं कि 1815 तक राजा राम मोहन राय जी जो बड़े समाज सुधारक थे, 1815 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। 1815 में ही उन्होंने और डेविड हेयर ने, जो स्वयं एक बड़ा समाज सुधारक रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार वाले संस्थान या स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया। राजा राम मोहन राय जी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और फलस्वरूप राजा राम मोहन राय जी पीछे हटे। लेकिन 20 जनवरी 1817 को कलकत्ता डेविड हेयर इस स्कूल की स्थापना करते हैं और यह जो इतिहास उपलब्ध है उसमें अंग्रेजी माध्यम और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान पढ़ाने वाली पहली संस्था है। 1823 में इस 1 लाख रुपए में से कुछ राशि कलकत्ता में बनारस कॉलेज की संस्कृत कॉलेज की स्थापना के लिए देने की चर्चा चलती है। राजा राम मोहन राय जी लॉर्ड एमहर्स्ट से 1824 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि देखिए, इस देश में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। 1833 में राजा राम मोहन राय जी का देहांत होता है। 1834 में मैकाले आते हैं और 1835 में, और वो भी एक ऐसे सदस्य के रूप में आते हैं जो कानूनविद सदस्य है,
लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक से उनकी मित्रता है और वो उनसे आग्रह करते हैं कि भाई भारत की शिक्षा में क्या और कैसे किया जाए। लॉर्ड मैकाले अपने भाषा से अथाह प्रेम करता था, वह अंग्रेजी का जानकार था। जब इस देश में आया तो वह शासक था, और शासक अपने शासितों पर अपनी भाषा यदि प्रक्षेपित करता है तो यह किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि अन्याय था उस समय के हिसाब से। वह अपनी भाषा से प्रेम करता था, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार चाहता था। हर भाषा प्रेमी ये चाहता है, लॉर्ड मैकाले ने भी यही किया। लेकिन साथ ही साथ वो इतना बड़ा नासमझ था भारतीय संस्कृति का कि उसने एक ऐसी पहेली लोगों के सामने डाल दी जिसमें उसने कह दिया कि भारत का संपूर्ण ज्ञान यूरोप के किसी पुस्तकालय के एक अलमीरा में रखे जाने लायक है, और हम कितने महान लोग थे कि हम इसी को स्टीरियोटाइप बजाते रहे। बाद की पीढ़ियों से मैकाले पर एक सवाल पूछना तो बीएड में अनिवार्य है, और कई बार इस उक्ति की विवेचना करना भी अनिवार्य है कि एक अलमारी का ज्ञान था। अरे क्षमा करिए मैकाले को, क्योंकि हम चाहते थे, इस देश के लोग चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो। 1854 के वुड्स डिस्पैच ने आकर उसका स्तरीकरण कर दिया। इस देश के लोग कहाँ थे जब 1857 में भारत के विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बन रहे थे? क्या आपके पास नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, वल्लभी के उदाहरण नहीं थे? यदि ये उदाहरण थे तो अंग्रेजी सल्तनत में या ब्रितानी सल्तनत में जो विश्वविद्यालय हमारे 3 बने पहले, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय, ये श्रीमान नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तक्षशिला और वल्लभी की तर्ज पर नहीं बने थे। ये इन विश्वविद्यालयों का बेसिक फर्क क्या था? लंदन विश्वविद्यालय उस समय सिर्फ परीक्षा संचालित करने वाला विश्वविद्यालय था, वहां अध्ययन, अध्यापन और शोध जैसी सुविधाएं नहीं थी। उसी तरह से हमारे ये 3 विश्वविद्यालय भी अध्ययन अध्यापन के केंद्र नहीं थे, ये एफिलिएट करते थे, अंगीभूत करते थे और उनका संचालन करते थे। क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ 1854 के डिस्पैच में सहायता अनुदान प्रणाली, ग्रांट इन एड लेकर आए। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि देखो, स्कूल तुम बनाओगे, सारी व्यवस्था तुम करोगे, मैं 1 रुपए में अधिकतम 30 पैसे तुमको दूंगा, 70 पैसे तुम्हारे, 10 से 30 पैसा मेरा। लेकिन इसके एवज में मैं तय करूंगा कि पाठ्यक्रम क्या होगा, मुझे पढ़ाना क्या है और इनकी परीक्षा कैसे ली जाएगी, कौन पास करेगा, कौन फेल करेगा और कौन की एक सयास प्रयास 1854 के वुड्स डिस्पैच ने की, जिसका जो बाद में विभिन्न तरह के अध्यापक, शिक्षक, प्रशिक्षण संस्थानों में तब्दील हुई। यह जो नियंत्रण था अंग्रेजों का भारतीय शिक्षा पर धीरे धीरे नियंत्रित करना, और उसके बाद इस तरह का मन निर्मित करना जिसमें हम और आप अपनी भाषा से और अपनी संस्कृति से बेपनाह घृणा करने लगे। हमें लगे कि हम कौन हैं, हम इतने गलीज और गिरे हुए लोग हैं, हमारे पास अच्छा और बेहतर तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो ज्ञान विज्ञान की चीजें हमारे यहाँ थी उसको आपने एक एक करके छांट दिया। मैं जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध हूं वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, लेकिन संपूर्ण आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में आज भी आर्यभट्ट का नाम है और उनकी प्रतिमा है। क्या आर्यभट्टीय पर आज हम चर्चा करने के लायक नहीं है? क्या हमें नहीं जानना चाहिए कम से कम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले कर्मचारियों को कि तरेगना का क्या महत्व था, आर्यभट्टीय है क्या और आर्यभट्ट का अपना जीवन संदेश क्या था, उनके जीवन के दाय क्या थे? तो हम लोगों ने सीख लिया, अंग्रेजों ने सिखाया, नाम लगा दो, बाकी उनके जो दाय हैं, उनके जो किए हुए कार्य हैं उसको जानने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अंग्रेजी में सब कुछ सप्लाई कर देते हैं। कमाल ये था कि उन्होंने अपनी समझ के लिए भारतीय दर्शन का भी अनुवाद कर लिया। आप जानते हैं कि मैक्स मुलर और मैकाले के बीच का वह पत्र जो सार्वजनिक हो चुका है, आपने हमारे संस्कृत के इतिहास को भी अपनी तरह से लिख दिया। भारतीय दर्शन भी हम अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। पिछले 200 वर्षों में हम सिर्फ पिछलग्गू बने रहे। हमने ज्ञान की दुनिया उसे कही जिसका काम की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था। गांधी वो पहले व्यक्ति हैं जो एक विकल्प लेकर हमारे सामने
20वीं सदी के शुरू में खड़े होते हैं, जब 1909 में वो हिंद स्वराज लिखते हैं। 1921 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ भारत के विश्वविद्यालयों में एक जबरदस्त सकारात्मक पहल करते हुए काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करते हैं, जहां वो कहते हैं कि उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में और हिंदी में दी जा सकती हैं। आप काशी विद्यापीठ के पंचांग को पढ़ें, उनके शुरू के अंश को देखेंगे तो बहुत बात साफ हो जाएगी। हम बिहार के भाग्यशाली लोग हैं कि इन 3 विद्यापीठों में 2 विद्यापीठ तो जिंदा है। गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय हो गया, काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो गया, और बिहार विद्यापीठ की पहचान सदाकत आश्रम के बगल में उस बंद संस्थान की तरह रहा है इतने दिनों, जो अब जाकर एक बीएड कॉलेज के रूप में स्थापित होता है, जिसके साथ यह इतिहास जुड़ा हुआ है कि बिहार विद्यापीठ को 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। यह वह संस्थान 1921 फरवरी 1921 में स्थापित, जिसके पहले कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कुल सचिव आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, जो पहले शिक्षा, जो राज्य में आजाद भारत के स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री हुए, शिक्षक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन उस महान संस्था को हम लोगों ने किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं रखा, हम उस संस्था को संभाल नहीं सके। तो जो संस्थाएं विकल्प थी, जो हमारी ख्याति थी, हमने उनको इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि वो आज की जिस तरह की शिक्षा हम चाहते थे, आज से 90 साल पहले यदि मैथिली शरण गुप्त यह लिखते हैं कि शिक्षित तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी, तो क्या भारतीय शिक्षा की नब्ज हमारी पकड़ में नहीं आती? और आज भी यदि निदा फख्र लिखते हैं कि बच्चों के नन्हे हाथों से चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वे भी हम जैसे हो जाएंगे, तो क्या हम भारतीय शिक्षा के आज के स्वरूप को नहीं समझ पाते? कहाँ तो गुरु शिष्य संवाद, सवाल पूछने वाला समाज, और अब सिर्फ जवाब देने की तैयारी। किसी विश्वविद्यालय में इतनी हिम्मत है कि वह किसी विषय के परिचय में यह सवाल पूछ सके कि आपने 3 वर्ष या 2 वर्ष इस विषय का अध्ययन किया है, अपनी पसंद का एक प्रश्न बनाएं और उसका उत्तर स्वयं लिखें। जब प्रश्न बनाने की, प्रश्न करने की का प्रशिक्षण ही हम अपने शिक्षार्थियों को नहीं देंगे, तो हम ये कैसे मानेंगे कि एक चुप्पी की संस्कृति वाला समाज विकसित नहीं होगा, जो अंग्रेज चाहते थे। विगत 73 वर्षों में जो हम आजाद भारत के लोग हैं, उन लोगों ने भी तो वही किया। तो दोषी हम हैं, मैकाले क्यों दोषी हो गया? हमारे विश्वविद्यालय उसी राह पर चलते रहे जिस राह पर चलाने की कोशिश 1857 में की गई। अब बाद में जब लंदन विश्वविद्यालय में 1870 में परिवर्तन आया, तो हमारे विश्वविद्यालय भी शिक्षण के केंद्र हुए। लेकिन दुनिया में शोध अन्वेषण में जहां हमें होना चाहिए वहां हम है नहीं। आप सब जानते हैं कि हमारा देश 0.7% अपने कुल बजट का खर्च करता है शोध और अन्वेषण पर। एक ऐसा समाज, एक ऐसी भारतीय शिक्षा परंपरा जिसमें खोज के लिए, अन्वेषण के लिए पर्याप्त जगह थी। गुरु सीधे सीधे नहीं बताते थे कि ये जाओ और उठा के ले आओ। वो बताते थे, आयुर्वेद के गुरुओं को, आचार्यों को याद करिए, वो सिर्फ प्रकार बताते थे कि इस तरह का पौधा होगा, ऐसी जगह पर मिलेगा। ढूंढने और खोजने का काम विद्यार्थी करते थे। वहां हमने कहा कि जो कुछ है सब पाठ्य पुस्तकों में है, यहीं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों के अलावा हमने अपने आज की पीढ़ी को दूसरा कुछ पढ़ने लायक नहीं बनाया। ऊपर से कहा कि स्वाध्यायन मा परमदः, आप उस परंपरा के लोग हैं जहां हमारे आचार्य, जब हम स्नातक होते थे, हमारे पहले के लोग जब ज्ञान के सरोवर से सत्य स्नान करके निकला हुआ एक व्यक्ति जिसे स्नातक कहा जाता था, जब वो खड़ा होता था तो उसे उपदेश देते हुए गुरु जो बातें कहते थे वो हमें याद रखनी चाहिए। वो बराबर ये कहते थे कि स्वाध्यान मा परमदः, अपने स्वाध्याय से विरत मत होना। स्वाध्यान धर्माण मा परमदितव्यम, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि नो इतरानि। समाज में जिस काम की निंदा नहीं हो उसे ही करनी चाहिए। उन्होंने कभी हमें नहीं सिखाया कि मुझ में जितनी बुराइयां हैं उसे भी ग्रहण करना। उन्होंने कहा यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपस्यानि नो इतरानि। मुझ में जो सुचरित्र है उसका पालन करना
जो मुझमें भी बुराइयां तुम्हें नजर आती हैं उससे अपने आप को मुक्त रखना। लेकिन धीरे 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 हमारी भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था ने कहा, तू पढ़, तू सुन, तू जो करना चाहते हो उसके रास्ते ये हैं, यदि नौकरी मिल गई तो सफल। और हम क्या पढ़ाते रहे। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं, जी इसके गवाह हैं कि हम लोगों ने जिस तरह की शिक्षा पाई, औपनिवेशिक दास्ता वाली शिक्षा, उसमें बजाबता हमको भी अब एहसास होता है कि कहां से हमने ये कला सीख ली कि गलत बात झूठ बोलनी या लिखनी चाहिए, इससे अंक अधिक आते हैं। मुझे एक उदाहरण अपने जीवन का भी याद आता है, जब हमने पहली बार मेरा विद्यालय पर लेख लिखा था। मेरा विद्यालय वह विद्यालय, मान लीजिए मेरे विद्यालय में तो कुछ फूल पौधे रहे होंगे, लेकिन वैसे भी विद्यालय थे जहां एक सूखी हुई डंठल न थी। लेकिन हमने चूंकि लघु सिद्धांत भास्कर या निबंध भास्कर से एक लेख रट लिया था, एक निबंध रट लिया था, उसे ही लिखना था। तो जिन स्कूलों में एक सूखी हुई डंठल न थी, वहां के भी हिंदी के विद्यार्थियों ने लिखा, मेरे विद्यालय की हरी भरी बगिया, खिलते पुष्प, उछलते कुसुम। हिंदी के शिक्षक भी रोज आ रहे थे उसी विद्यालय में, अपनी नंगी आंखों से देख रहे थे कि उनके विद्यालय में फूल का एक भी पौधा नहीं है, उसकी आवश्यकता है, लगानी चाहिए। लेकिन उन्होंने जब इस पर्चे को पढ़ा तो उन्होंने कहा, वाह, 8वीं कक्षा के लिए ऐसी हिंदी। उन्होंने 20 में 15 अंक दे दिए। जब मैं कक्षा से बाहर निकला तो सामने दीवार पर लिखा हुआ था, सत्यमेव जयते, सदा सच बोलो, मैंने जीवन जीने की कला सीख ली। समझ लिया कि मेरा विद्यालय पर लेख लिख के मुझे अंक आ सकता है, लेकिन इस दीवार पर लिखे हुए सदा सच बोलो से न तो अंक आएगा और न जीवन चलेगा, न नौकरी मिलेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो इस औपनिवेशिक शिक्षा में हम करते रहे हैं, आज की शिक्षा को उससे बचने की आवश्यकता है। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब हमें कहती है कि हम भारतीय परंपराओं के साथ वैश्विक व्यक्तित्व निर्माण की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी भारतीय भाषाओं का पल्लवन करते हुए हम चाहते हैं कि हम दुनिया में अपने उस ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं जो हमारी थाती थी, लेकिन वो धारा सूख चुकी है। उस धारा को फिर से जीवित करने के लिए, सरस्वती की उस लुप्त धारा को फिर से ढूंढने के लिए प्रयागराज से पीछे की तरफ जो यात्रा करनी पड़ेगी वो हमें करनी होगी और वो हमें करनी चाहिए। इसलिए हमारी संस्थाओं के चरित्र को बदलना होगा। विद्यालयों में हम क्या करते हैं, बच्चा अपनी मातृभाषा का पूरी संरचना लेकर स्कूल में हाजिर होता है। हम और आप जब स्कूल में भर्ती होने गए थे 6 साल की उम्र में, जब गुरुजी ने कान ऊपर से पकड़कर जांचा था कि हमारी उम्र 6 साल हुई या नहीं, उन्होंने जब पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने कहा होगा, आपने भी कहा होगा कि मेरा नाम ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी है। मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी की वाक्य संरचना, लिंग योजना, एक वचन बहुवचन की तमाम समझ लेकर गया था। क्योंकि आज भाषा वैज्ञानिक दुनिया भर के ये कहते हैं कि 2 साल से 8 साल की उम्र भाषाओं के सीखने के लिए या ज्ञानार्जन के लिए सबसे सटीक है, और भाषा अर्जन का तो 90% हम इस उम्र में सीख जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो आपने कहा कि पढ़ो क आकार का, क आकार के, क म ल कल। अरे, मैं एक भाषा की पूरी संरचना लेके आपके पास गया हूं। मैंने कहा था कि मैं कर मेरा, कर रा मेरा, ना कर ना म नाम, मैंने ये तो नहीं कहा था। आपने मेरे उस अनुभव का, मेरी उस भाषिक क्षमता का सम्मान ही नहीं किया। इसलिए जब आप देखेंगे इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 22 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उसका दूसरा ही मार्गदर्शक सिद्धांत बहुत साफ साफ इस बात का पता हमें देता है, जब वो कहता है, पहला ही मार्गदर्शक सिद्धांत ये कहता है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों और अभिभावकों को उन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उनके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दे सके। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस तरह के शिक्षा योजना या जिस तरह के शिक्षा को देख रही है या समझ रही है, उसमें हमें अपनी बहुत सारी पुरानी बातों को भूलना होगा, डिलर्न करना होगा, बिना उसे भूले। और जो मुख्य बात है वो ये है कि हमें अपनी भाषा पर और उस भाषा में व्यक्त संस्कृति पर गर्व करना सीखना होगा। हमारे बच्चे, हम उस समाज के लोग हैं
जहां हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां उन्हें ये कहा जाता है कि मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बंगिका जैसी गंवारू भाषा मत बोलो, जहां उन्हें 500 से 5000 बार दंड स्वरूप या लिखना पड़ता है कि आई विल नॉट टॉक इन हिंदी, ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश। इसका क्या है? आप देखिए, मेरे बचपन में मेरी मजबूरी थी कि एमएल एकेडमी दरभंगा में पढ़ते हुए यदि मैं कबीलपुर डरहार के अपने मित्रों के साथ संवाद स्थापित करता हूं तो मुझे उस परिवेश से मैथिली पकड़नी ही थी। यदि मैं मैथिली नहीं जानता, नहीं सीखता, तो मैं अपने उन मित्रों के साथ संवाद नहीं कर सकता। यानी मेरे बचपन में वहां के परिवेश में मैथिली थी। अब आज जाकर पता करिए कि दरभंगा शहर में, मोतिहारी शहर में, पटना शहर में हमारी ये देशी भाषाएं कितनी बची हुई, क्योंकि लगातार ये तथाकथित पब्लिक स्कूल, निजी विद्यालय हमारी उस धारणा को पूरा कर रहे हैं कि यदि तुमने अपनी मातृभाषाओं का सेवन किया तो जीवन में तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये हमें बताते ही नहीं कि इसी समाज में और इसी व्यवस्था में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अमरनाथ झा जैसे लोग भी हुए जो अपनी मातृभाषाओं को बरतते हुए, उसका उपयोग करते हुए भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े अंग्रेजीदार लोगों के सामने खुले खड़े होकर और उन्हें चुनौती देने की स्थिति में थे। ये तथ्य हमें नई पीढ़ी को बताना होगा। एक मानक यह भी है जिसमें यह समाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अमरनाथ झा जैसे को करता रहा है। ऐसी स्थिति में बातें बहुत सारी हैं। मेरा समय हो गया है, आधे घंटे का वक्त आपने मुझे दिया था, लेकिन यह इतना फैला हुआ विषय है कि इतने कम समय में अपनी बात समेट पाना अभी उतना बढ़िया मेरा प्रशिक्षण हुआ भी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यदि हमें अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के सम्मान के साथ एक वैश्विक परिदृश्य में खड़े होने की शक्ति देने की बात कर रहा है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और उस दंड परंपरा से अपने बच्चों को बचाना चाहिए जिसमें हमारे बच्चे अपनी भाषा और संस्कृति के मन में पढ़ रहे हैं और हम उन भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। अब अशोक ने जो स्तंभ लिखा उसको पढ़ने के लिए कोई अंग्रेज आएगा? हमें क्यों पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं नहीं पढ़नी चाहिए बिहार में? कम से कम क्यों इन स्थानों, इन क्षेत्रों पर भी वो भाषाएं मर जाएं, वो लिपियां मर जाएं जिसमें हमारी संस्कृति सुरक्षित है? इसलिए इन भाषाओं को, इन लिपियों को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को तक से देना और फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में हमें इस जिम्मेदारी को स्वीकार करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अधिक समय लेने के लिए। और आपने इतनी देर तक मुझे सुना और इस समय में सुना जब वास्तव में सुनने का वक्त नहीं होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार।